नमस्कार विद्यार्थियों। एमए प्रीवियस का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा अरस्तू के संविधानों का वर्गीकरण पर विचार। संविधानों का वर्गीकरण बताने से पहले संविधान क्या है या अरस्तू ने संविधान की क्या परिभाषा दी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे संविधान पर अरस्तू के विचार कोई नए विचार नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपनाया है। पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में संविधानों का वर्गीकरण किया गया है और पुस्तक के 4 से 6 भाग में विभिन्न संविधानों का विस्तार से वर्णन किया गया है। वैसे हम सभी जानते हैं कि अरस्तू ने 158 संविधानों पर अध्ययन किया था और उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। संविधान की व्याख्या की बात हम करें तो अरस्तू इसे 2 रूप में करते हैं। पहला, उन्होंने कहा राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। इस प्रकार संविधान एक जीवन पद्धति है, जीवन निर्वाह का एक विशेष मार्ग है। पॉलिटिक्स की 4थी पुस्तक में वह संविधान की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि यह राज्य में विभिन्न पदों का संगठन है जिससे उसकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है, सार्वभौम सत्ता का निर्धारण किया जाता है एवं समुदाय तथा उसके समस्त सदस्यों के द्वारा अंगीकार लक्ष्य की प्रकृति का निर्णय किया जाता है। इस प्रकार पहली परिभाषा में अरस्तू संविधान के नैतिक रूप की ओर ध्यान आकर्षित करता है और दूसरी परिभाषा में संविधान के राजनीतिक स्वरूप की ओर संकेत करता है। संविधान केवल जीवन निर्वाह की पद्धति ही नहीं है, राज्य के प्रशासन की व्यवस्था का भी नाम है। संविधान द्वारा शासन के विभिन्न अंगों का वर्णन किया जाता है, उन अंगों का स्वरूप निर्धारित किया जाता है तथा उनका परस्पर संबंध सुनिश्चित किया जाता है। जब संविधान के बारे में हम अरस्तू के विचारों का विश्लेषण करते हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है कि अरस्तू राज्य और संविधान में स्पष्ट अंतर देखता है। वास्तव में अरस्तू से पूर्व संविधान और राज्य को पृथक पृथक या अलग अलग रूप से वर्णित नहीं किया गया था, परंतु जहाँ एक और अरस्तू राज्य और संविधान के बीच अंतर स्पष्ट करता है, वहीं दूसरी ओर स्वयं ही वह ये भी कहता है कि संविधान द्वारा ही राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। तो संविधान राज्य का प्रतिरूप है। संविधान में परिवर्तन का अर्थ है राज्य में परिवर्तन। जैसे यदि प्रजातंत्र विधान में परिवर्तन करके उसे कुलीन तंत्र का रूप दिया जाए तो इसका अनिवार्य परिणाम होगा प्रजातंत्र राज्य का विनाश और कुलीन तंत्र का उदय। इसी तरह से जब हम संविधानों के वर्गीकरण के बारे में अरस्तू के विचारों का अध्ययन करते हैं तो उसमें उन्होंने 2 आधारों पर अध्ययन किया। पहला आधार रखा संख्या का और दूसरा उन्होंने रखा लक्ष्य या उद्देश्य का, यानी कितने लोगों के हाथ में शासन सत्ता है और जिन व्यक्तियों के हाथ में शासन सत्ता है उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अर्थात स्वहित यानी स्वार्थ सिद्धि करना उद्देश्य है या फिर उनका उद्देश्य सार्वजनिक हित है या दूसरों का हित करना है। इसी आधार पर उन्होंने अपने संविधानों के बारे में विचार व्यक्त किए। इसी तरह जब हम अरस्तू के संविधानों का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें देखते हैं किस तरह से उन्होंने जो सबके कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर जिन व्यक्तियों के हाथ में सत्ता है वो अगर शासन करते हैं तो उस रूप को उन्होंने स्वाभाविक रूप नाम दिया। और जब यही लोग जिनके हाथों में सत्ता है वो अपने हित या स्वहित से प्रेरित होकर या स्वार्थ से प्रेरित होकर शासन करते हैं तो उसे शासन का विकृत रूप नाम दिया है। इस प्रकार
अरस्तू का वर्गीकरण जब हम देखते हैं तो उसमें शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और अगर स्वहित में शासन कर रहा है तो वो विकृत रूप होगा, और जन कल्याण के लिए शासन करता है तो वो स्वाभाविक रूप होगा। एक व्यक्ति के हाथ में यदि शासन सत्ता है और वो जनहित के लिए या जनहित के उद्देश्य के लिए कार्य करता है तो वो राजतंत्र या एकतंत्र कहलाएगा। और यही व्यक्ति जब अपने स्वार्थ के लिए शासन सत्ता का उपयोग करना शुरू कर देता है तो उसे हम निरंकुश तंत्र की संज्ञा देंगे। इसी तरह से यदि कुछ व्यक्तियों के हाथ में शासन सत्ता है और वो जनहित के लिए कार्य करता है तो उसे हम कुलीन तंत्र कहते हैं। और वही कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए काम करना शुरू करते हैं, शासन सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तो उसे वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र की संज्ञा दी गई है। इसी तरह से जब शासन की सत्ता बहुत सारे लोगों के द्वारा उपयोग की जाती है, यानी अनेक व्यक्तियों के हाथ में सत्ता होती है और वो जनहित के लिए कार्य करते हैं, तो उसे संयत प्रजातंत्र या बहुतंत्र का नाम दिया है। और यही जब गलत उद्देश्य यानी स्वार्थ हित में कार्य करती है या सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाते हैं सभी व्यक्ति, तो उसे भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र का नाम दिया गया है। तो अरस्तु राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हैं जब एक व्यक्ति के हाथ में शासन होता है और उसका लक्ष्य होता है प्रजा की सामान्य भलाई करना। ये आदर्श व्यवस्था है और इसमें शासक को सब गुणों से युक्त होना चाहिए। तो इस तरह अरस्तु ने निरपेक्ष राजतंत्र का सविस्तार विवेचन भी किया है और राजतंत्र की धारणा को आदर्श राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया। किंतु जब राजतंत्र अपने जनता के हितों की अपेक्षा अपने हितों को महत्व देने लगता है तो वह निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कानूनों का दुरुपयोग होता है और केवल स्वहित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए जाते हैं। इसी तरह से उन्होंने ये बताया कि जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो और उसका प्रयोग विधि और कानून के अनुसार होता है तो वो कुलीन तंत्र है। लेकिन जब वही शासन अपने हितों के लिए या संपत्तिशाली कुछ ऐसे वर्ग के हाथ में आ जाता है जिसका उद्देश्य जनहित नहीं रहता है तो वो धनिक तंत्र हो जाएगा। सर्व प्रजातंत्र के बारे में जब हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु के विचारों की बात करें तो पोलिटी या सर्व प्रजातंत्र का अर्थ सारी जनता का तथा सारी जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन है। अरस्तु एक मध्यम मार्गी दार्शनिक थे और उन्हें अतिवादिता पसंद नहीं थी। अतः राजतंत्र और कुलीन तंत्र की अप्राप्यता को देखते हुए उसे सर्व प्रजातंत्र अथवा पोलिटी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ी, क्योंकि उनका स्वर्णिम मध्य मार्ग उसे एक ऐसे संविधान को स्वीकार करना चाहता था जिसमें न तो निरंकुश तंत्र हो और न धनिक तंत्र के दोष हों और न ही संपूर्ण जनता की अराजकता। यह मध्य मार्ग ही सर्व प्रजातंत्र है यानी पोलिटी है। हालांकि जैसे प्रारंभ में मैंने बताया कि अरस्तु ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति अपने हितों में लीन हो जाता है, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें निरपेक्ष समानता के तत्व पर बहुत अधिक बल दिया जाता है और सब नागरिक विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का विचार न करते हुए समान माने जाते हैं। धनी, निर्धन, अनपढ़, पढ़े लिखे, विद्वान और मूर्ख सब बराबर समझे जाते हैं। यह स्वतंत्रता के आधार पर सब नागरिकों को समान अधिकार देता है, किंतु अधिकारों की यह समानता और स्वतंत्रता शीघ्र ही
नियंत्रण के अभाव में उच्छृंखलता और अराजकता में परिणत हो जाती है, नागरिक जीवन को असंभव बना देती है। प्रजातंत्र की परिभाषा करते हुए अरस्तु ने उन भ्रांतियों को मिटाने की कोशिश की जो साधारणतः इसके विषय में प्रचलन में है। सामान्यतः प्रजातंत्र को वह विधान माना जाता है जिसमें राज्य की प्रभुसत्ता बहुसंख्यक वर्ग के हाथ में होती है। अरस्तु के अनुसार यह मान्यता त्रुटिपूर्ण है। बहुसंख्यक वर्ग का शासन होना मात्र प्रजातंत्र के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उस राज्य को प्रजातंत्र की संज्ञा कदापि नहीं दी जा सकती जिसमें राज्य के शासन की बागडोर धनवान बहुसंख्यक लोगों के हाथ में हो। अरस्तु के अनुसार प्रजातंत्र उस विधान को कहा जाएगा जिसमें निर्धन, जो बहुसंख्यक भी है, शासन के कर्ता धर्ता हो। यदि किसी राज्य में प्रभुसत्ता निर्धन वर्ग के हाथ में है तो राज्य में चाहे उनका बहुमत हो अथवा अल्पमत, वह राज्य अनिवार्य रूप से प्रजातंत्र ही कहलाएगा। अरस्तु ने दो आधार पर प्रजातंत्र का वर्गीकरण किया। प्रथम आधार है प्रजातंत्रों का राजनीतिक स्वरूप और दूसरा उन्होंने सामाजिक स्वरूप बताया। राजनीतिक स्वरूप के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि धनी निर्धन सभी के अधिकार बिल्कुल बराबर होते हैं और जिसमें राजकीय पद संपत्ति की योग्यता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। तीसरा प्रकार उन्होंने ये बताया राजनीतिक प्रजातंत्र का, जिसमें श्रेष्ठ वंश के व्यक्ति राजकीय पद प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। और इसी तरह उन्होंने चौथा भी बताया कि प्रजातंत्र वह है जिसमें प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के राजकीय पद प्राप्ति का अधिकारी होता है। इस प्रजातंत्र में कानून को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रजातंत्र में सर्वोपरि शासन कानून का नहीं किंतु जनता का होता है। ऐसी स्थिति लोकनायकों द्वारा पैदा की जाती है। प्रभावशाली वक्ताओं के नेतृत्व में इस प्रजातंत्र के लोग कानून की उपेक्षा करते हैं एवं लोकमत को सर्वोच्च महत्व देकर चलते हैं। इसी तरह उन्होंने सामाजिक ढांचे के आधार पर प्रजातंत्र को कई भागों में बांटा और ये कहा कि कृषक प्रजातंत्र जिसमें शासन सत्ता किसानों के पास होती है। दूसरे प्रकार के प्रजातंत्र का आधार जन्म होता है। राजकीय सत्ता में भागीदार होने के लिए उच्च कुल में उत्पन्न होना ही योग्यता मानी जाती है। तीसरा प्रकार का प्रजातंत्र वह है जिसमें शासन में भागीदार होने का आधार स्वतंत्र रूप से जन्म लेना होता है। चौथे प्रकार का प्रजातंत्र वह है जिसमें सबको सरकार में हाथ बंटाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें संख्या पर जोर दिया जाता है और कानून की सार्वभौमिकता नहीं होती और राज्य की बागडोर जनसाधारण के हाथ में होती है। तो अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ प्रकार का प्रजातंत्र वह है जिसमें कानून का शासन हो, करिश्माती नेताओं का अभाव हो तथा योग्य नागरिकों को विधि संगत ढंग से शासन संचालन करने का अवसर प्राप्त होता हो। इसके विपरीत जिन प्रजातंत्रों में कानून की उपेक्षा करके जन समुदाय के आदेशों का पालन किया जाता है वे निकृष्ट श्रेणी के प्रजातंत्र है। लोक लुभावने नारे द्वारा शासित ऐसे प्रजातंत्र वास्तव में अनेक द्वारा शासित निरंकुश तंत्र है। नारेबाजी की प्रधानता एवं कानून की पूर्ण उपेक्षा इन प्रजातंत्रों को एक व्यक्ति द्वारा शासित अत्याचार तंत्र के समरूप बना देते हैं। अरस्तु ने कहा कि वे प्रजातंत्र श्रेष्ठ हैं जिनमें सामान्य साधनों वाले कृषक वर्ग का प्राधान्य हो अथवा जो पूर्ण समानता के सिद्धांत पर आधारित हो एवं कानून की संप्रभुता को स्वीकार करके चलते हों। कानून की सर्वोच्चता को अरस्तु इतना अधिक महत्व प्रदान करते हैं कि वे उस संविधान को प्रजातंत्र की संज्ञा देने के लिए तैयार नहीं है जिसमें प्रत्येक चीज का कानून द्वारा अनुशासन न होकर आदेशों द्वारा प्रबंध होता है। धन्यवाद।